नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संरक्षणवाद के पक्ष में तर्क। आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ प्रोटेक्शन। संरक्षणवाद में क्या कौन कौन से पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि संरक्षणवाद किस प्रकार हितकारी है, यानी हमें किस प्रकार फ़ायदा मिलता है संरक्षणवाद से, प्रोटेक्शन से। प्रोटेक्शन के पक्ष में बहुत सारे तर्क हैं। उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा हुआ, विशिष्ट हित समूह, सस्ते विधि से श्रम से प्रतिस्पर्धा, प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क, व्यापार की शर्तें, अनुकूलतम प्रशुल्क तर्क, सहयोग उद्योग तर्क, सरकारी राजस्व तथा प्रशुल्क और अन्य। जैसे कि इस पे दिखा रखा हमने कि ये पक्ष में तर्क है, ये इसके फ़ायदे में कि हमें प्रोटेक्शन करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रोटेक्शन एक लिमिट तक ही सही रहता है। उसके बाद में अगर ज़्यादा प्रोटेक्शन किया जाता है तो फिर अन्य राष्ट्र भी उसके विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करते हैं। परिणाम स्वरूप बहुत सारी प्रतिबंधें लगते हैं। इस वजह से ट्रेड में नुकसान होता है। तो एक लिमिट तक ही तो प्रोटेक्शन ठीक है, नहीं तो बाद में देश में ट्रेड में इसमें काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। अब हम इन सभी पॉइंटों का अध्ययन करेंगे कि क्या है और उसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो तर्क दिया जा रहा है वह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा। यह तर्क आर्थिक न होकर अनार्थिक अधिक है, परंतु संरक्षणवाद का सबसे प्रभावी और स्वीकार्य तर्क रहा है और अभी भी है। इसके पक्ष में यह प्रभावी तर्क दिया जाता है कि किसी भी राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं में सदैव आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। अधिकांश अर्थशास्त्री, जिनमें स्वतंत्र व्यापार के प्रबल समर्थक एडम स्मिथ भी है, ने बिना किसी हिचक के स्वीकार किया कि सुरक्षा पहले, संपत्ति बाद में, डिफेंस फर्स्ट एंड एफिडेंस लेटर्स। अतः सुरक्षा के लिए एवं युद्ध के समय आवश्यक युद्ध व अन्य सैन्य सामग्री की पूर्ति के लिए दूसरे देशों या स्रोतों पर निर्भरता पूर्णतया अनुचित है। यानी हम डिफेंस के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहेंगे तो युद्ध के समय वो अपने डिफेंस का जो सप्लाई उसको बंद कर देगा और हमारे देश मुसीबत में पड़ जाएगा। जो राष्ट्र ऐसा करता है उन्हें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, यहाँ तक कि स्वतंत्रता भी खोनी पड़ सकती है। न केवल आपातकाल युद्ध के समय अपितु शांति काल में भी आवश्यक सैनिक साज सामान की पूर्ति करने वाले उद्योगों को, जो कि कॉम्पिटिशन का सामना करने में समर्थ है, आवश्यक रूप से संरक्षण दिया जाना ही चाहिए। यद्यपि संरक्षणवाद का कुछ दुरुपयोग होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सैन्य सामग्री के अंतर्गत केवल वे उद्योग नहीं आते जो ऐसी सामग्री उपकरण आदि बनाते हैं, अपितु खाद्य पदार्थ उद्योग भी संरक्षण की मांग करने लग जाते हैं, जो सैनिकों की आपूर्ति करते हैं। और इस तरह से अनेक घरेलू उद्योग राजनीतिक गुटबाजी, पॉलिटिकल लॉबिंग करके अपने अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के प्रयास करते हैं। ऐसा होते हुए भी सुरक्षा के सामने सभी आर्थिक व अन्य तर्क प्रभावहीन हो जाते हैं। इसलिए विश्व के सभी देश, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी विकसित हो या विकासशील देश हो, प्रशुल्क तथा अन्य प्रकार के प्रतिबंध लगाकर अपने सुरक्षा आधारित उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हुआ राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरा, विशिष्ट हित समूह। संरक्षणात्मक प्रशुल्क लगाने के लिए सर्वाधिक दबाव डालने वाला अत्यंत शक्तिशाली विशिष्ट हित समूह होता है, जो विकसित राष्ट्रों में तो अत्यधिक सक्रिय रहते हैं और अभी भी है, लेकिन ऐसे समूह अब विकासशील राष्ट्रों में भी अपने पूर्ण वेग से कार्यशील कर रहे हैं। उद्योग और समूह दोनों ही इस बारे में पूर्णतः जागरूक होते हैं कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु पर लगे प्रशुल्क उनके लिए लाभदायक है, चाहे उनका प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल आर्थिक कल्याण पर बुरा ही प्रभाव क्यों न पड़ो। इस संदर्भ में एडम स्मिथ ने बहुत अच्छी लाइनें कही हैं, उनको मैं दोहराना चाहूँगा। स्वतंत्र व्यापार की अपेक्षा करना वैसा ही है जैसे सामाजिक सर्वोत्तम को प्राप्त करना। न केवल जनता के पूर्वाग्रह है, बल्कि जो और भी अभेद है वह है व्यक्तियों के निजी हित, जो उनका किसी भी सीमा तक विरोध करते हैं। अब ये जब स्पष्ट हो चुका है कि स्वतंत्र व्यापार समस्त राष्ट्र के लिए श्रेष्ठतर है, तो यह प्रश्न उठता है कि तब क्यों संरक्षणवादी समूह संसद या नीति निर्धारकों पर इतना अधिक और जरूरत से ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। कुछ समूह या कुछ व्यक्ति या समूह जिन्हें संरक्षण में अत्यधिक लाभ मिलता है, वे राजनीतिकों को अपने पक्ष में करने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं। दूसरी ओर एक उपभोक्ता पर वस्तु पर लगे प्रशुल्क या कर का इतना कम भार पड़ता है
और बाहर भी बहुत अधिक फैलाव लिए होता है कि उसका दबाव उन उपभोक्ताओं को महसूस ही नहीं होता, इसलिए उपभोक्ता को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता ताकि वह उसका विरोध करें। यहाँ तक कि हित समूह राजनीतिकों को रिश्वत तक देते हैं जिससे कि प्रशुल्क के अन्य कर प्रस्ताव संसद में पारित हो सके। अनेक उत्पादकों और उपभोक्ताओं को इकट्ठा कर स्वतंत्र व्यापार के लिए आंदोलित करना बहुत कठिन होता है। इसकी तुलना में कुछ बड़ी कंपनियां या श्रम संगठनों को एकत्रित कर सस्ता विदेशी माल या अनुचित चीन से प्रतिस्पर्धा के नारों तले आंदोलन करना अधिक सरल होता है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र में स्वतंत्र व्यापार के विरोध में अनेक फर्मों व श्रमिकों के संगठन उत्पन्न हो गए हैं। तीसरा पॉइंट है सस्ते विदेशी श्रम से प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीप फॉरेन लेबर, संरक्षण के पक्ष में। दूसरा सर्वाधिक प्रभावशाली है विदेशी सस्ता श्रम, क्योंकि स्वतंत्र व्यापार तो घरेलू श्रमिकों को सस्ते विदेशी श्रमिकों के सामने ला खड़ा कर देता है। इसलिए इसका एकमात्र प्रभावी उपाय घरेलू ऊंची मजदूरी दर और बेरोजगार को कायम रखने के लिए विदेश से स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत आयातित सस्ती वस्तुओं पर प्रशुल्क और अन्य प्रतिबंध लगाना होता है। यद्यपि रिकॉर्डों ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत में स्वतंत्र व्यापार से राष्ट्रों को लाभ प्राप्त होने बताया, परंतु वास्तविक जगत में स्वतंत्र व्यापार कष्टदायक भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जब स्थानीय उद्योग अलाभकारी होने से दूसरे राष्ट्र में स्थानांतरण हो जाएगा, तब स्थानीय श्रम बाजार बेरोजगारों की भीड़ से पट जाएगी। पुराने व व्यवहार्य श्रमिकों जो पुरानी पद्धति पर उत्पादन कर रहे थे के लिए नई तकनीकी के आने पर उनके लिए रोजगार प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में युवा और वृद्ध श्रमिकों का बेरोजगारी के कारण जीना दुर्भर हो जाता है। यद्यपि दीर्घकाल में श्रमिकों का पुनर्वितरण बीमार उद्योगों से प्रगतिशील उद्योगों हो जाएगा, किंतु इन संक्रमण काल में श्रमिकों के कष्ट असहनीय हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क। एक बार कोई राष्ट्र किसी वस्तु के आयात पर प्रशुल्क लगा देता है तो बाद में उसमें कमी या समाप्त करना लगभग असंभव हो जाता है। इसका कारण हित समूहों का दबाव माना जाता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि स्वतंत्र व्यापार विश्व के लिए सर्वोत्तम स्थिति है, किंतु जिस विश्व में हम रहते हैं वह ऐसा सर्वोत्तम नहीं है। इसके बारे में अनेक विचारकों का मत है कि जब तक दूसरे राष्ट्र अपनी वस्तु पर आयातित प्रतिबंध लगाएंगे या हमारी वस्तुओं के साथ भेदभाव करेंगे, उस स्थिति में हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। इसके अलावा हम भी अपनी सुरक्षा में प्रतिशोधात्मक कदम उठाएंगे। अतः हम तब तक स्वतंत्र व्यापार करेंगे जब तक कि यह सही और उचित खेल फेयर प्ले है और समान धरातल लिए हुए। प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क उस स्थिति में सही होंगे जब ऐसा करने से दूसरे राष्ट्र और अधिक प्रशुल्क लगाने से शुरू में ही घबराएगा, किंतु व्यवहार में ऐसा कदम कम देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकांश राष्ट्र प्रशुल्क या तो सरकारी राजस्व में वृद्धि कर या घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने में प्रयुक्त करते हैं। प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क अंतर व्यापार को नष्ट कर देता है। फिर भी विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित बहुपक्षवाद के अंतर्गत प्रशुल्कों को कम करने का अनवरत प्रयास करते रहते हैं। WTO इसमें प्रयास कर रहा है कि प्रशुल्क कम से कम लगाया जाए, नहीं तो पूरे संसार का जो ट्रेड है वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। पांचवा है व्यापार की शर्तें और अनुकूलतम प्रशुल्क शर्त। अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार यदि प्रशुल्क किसी देश की व्यापार शर्तें अपने हित में और विदेशों के विरुद्ध में लाने में सक्षम है तो प्रशुल्क आर्थिक दृष्टि से उचित माना जाता है। व्यापार शर्त का अर्थ से निर्यात वस्तु और आयात वस्तु की कीमतों का अनुपात है। अनुकूलतम या इष्टतम का अर्थ है कि जब तो अनुकूलतम शर्त के कारण प्राप्त लाभ और व्यापार की मात्रा में हुई कमी के कारण हुई हानि का अंतर धनात्मक और अधिकतम होता है तो ये इष्टतम प्रशुल्क की स्थिति होती है। व्यापार शर्त के 150 वर्षों पूर्व स्वतंत्र व्यापार के प्रेरणा JS मिल द्वारा दिया गया था, जिसे हाल ही में व्यापार सिद्धांत अर्थशास्त्र ने पुनर्जीवित किया। अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुरूप केवल यही एक प्रशुल्क में पक्ष दिया जाने लगता है कि जो पूर्ण रोजगार और पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यताओं के अंतर्गत भी स्वीकार किया गया है। यह तर्क उन राष्ट्रों के ज़्यादा हित में है जो वृहद राष्ट्र हैं, यानी वे अंतर्राष्ट्रीय कीमत को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए प्रशुल्क का कुछ भार वे निर्यातक पर डालने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार घरेलू अर्थव्यवस्था पर होने वाले हानिकारक प्रभाव मांग में कमी के रूप में वो कम करने में सफल हो जाते हैं, किंतु छोटे राष्ट्रों के लिए यह लाभप्रद नहीं होता। अगला जो हम पॉइंट दे रहे हैं वो है
सैसे उद्योग तर्क बहुत ही अच्छा तर्क है। मैं इसी उद्योग से इस पॉइंट से पूर्णतः सहमति प्रकट करता हूँ कि संरक्षणवाद के जो पक्ष में हम जो अध्ययन कर रहे हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सैसे उद्योग तर्क। सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश, कभी कभी इसके बारे में अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सैसे उद्योग तर्क क्या है। 2 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है। संरक्षण के पक्ष में यह एक अत्यंत प्रभावशाली तार्किक तर्क है जिसे समान रूप से विकसित और विकासशील राष्ट्रों का समर्थन मिला है। शिशु या सैसे उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अपने आयु के प्रारंभिक वर्षों में होने से न केवल दुर्बल होते हैं अपितु तो अनुभवहीन होते हैं, बच्चे की तरह होते हैं, मतलब छोटे से मासूम से, जो अनुभवहीनता तथा प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध बिना किसी सहारे या संरक्षण के पनप नहीं सकते। उन्हें किसी न किसी रूप में बड़े हाथों अनुभवी देशी और विशेषकर विदेशी उद्योगों के सामने खड़े होने में विशेष रियायत तथा सहारे व संरक्षण की आवश्यकता होती है। यदि इन उद्योगों को बड़े कुशल, पुराने अनुभवी तथा सुस्थापित विदेशी उद्योगों से सामना करना पड़े तो संभवतः ऐसे अवस्था में ही समाप्त हो जाएंगे। तो उनको यंग होने के तक उनमें उनको ये देना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, सहारा और रियायत जो भी नाम दे सकते हैं उसको देना चाहिए। इस संदर्भ में अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1791 में अमेरिकन संसद में अपने रिपोर्ट में विनिर्माण क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन करने के लिए युवा उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षित करने का प्रस्ताव रखा था। इस सिद्धांत के अनुसार, जिसे स्वतंत्र व्यापार के समर्थक अर्थशास्त्री जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल, एडवर्ड मार्शल ने भी सावधानीपूर्वक समर्थन किया था। प्रत्येक राष्ट्र के में कुछ उत्पादन क्षेत्र ऐसे पाए जाते हैं जिनमें उन्हें तुलनात्मक लाभ प्राप्त होते हैं, किंतु उनके लिए आवश्यक है कि वे चालू किए गए चल गए। ऐसे शिशु उद्योग प्रारंभिक अवस्था में झटकों तथा अनजान कष्टों से वाकिफ नहीं होते और ऐसे में उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़े तो वे टूट जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, इसलिए उन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि प्रारंभिक अवस्था में अस्थायी आश्रय दिया जाए तो धीरे धीरे उत्पादन के विस्तृत पैमाने की मित्रताओं, इकोनॉमिक ऑफ द मास प्रोडक्शन, कुशल श्रमिकों की फौज, स्थानीय अर्थव्यवस्था का अनुकूलतम आविष्कार और अनुभवी कुशल उद्योग की भांति तकनीकी कुशलता आदि के लाभ अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। यद्यपि प्रारंभ में संरक्षण के कारण उपभोक्ताओं को उचित कीमत देनी पड़ सकती है, किंतु अंततः उद्योग कुशलता अर्जित कर लागत को घटाने में सफल होगा, जिससे कीमत में कमी आएगी। प्रशुल्क की उपयोगिता तब सिद्ध होगी जबकि उपभोक्ताओं को बाद के चरणों में लाभ कीमत में कमी के रूप में प्रारंभिक चरणों में हुई कीमत वृद्धि की अनुसारी को। विश्व के अनेक राष्ट्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब ऐसे उद्योग प्रारंभिक चरणों में प्राप्त संरक्षण के सहारे आगे चलकर अपने पैरों पर खड़े हो गए और विश्व बाजार में सफलतापूर्वक स्पर्धा करने लगे। सिंगापुर और कोरिया ने अपने औद्योगिक क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप ये देश दुनिया के अपने उद्योगों को कुशलतापूर्वक स्थापित कर पाए। ऐसे उदाहरण भी हैं जो लगातार संरक्षण के बाद सफल नहीं हो पाए। इन दोनों ही हम तर्क दे सकते हैं कि सफल भी और नसफल, अधिकांश सफल होते हैं अगर उद्योग से हुआ तो। यद्यपि हैमिल्टन की रिपोर्ट 1791 को हम संरक्षण की दिशा में पहला प्रयास कर सकते हैं, किंतु फ्रेडरिक लिस्ट 1891 जो अर्थशास्त्री व राजनीतिज्ञ थे ने 19 उद्योग तर्क को संरक्षण का सबसे प्रभावशाली तर्क के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। फलतः शिशु उद्योग तर्क के आधार पर संरक्षण को लिस्ट के नाम से जोड़ते हैं। लिस्ट ने जब यह तर्क दिया कि उसके दिमाग में 19वीं सदी के मध्य में जर्मनी की स्थिति थी। उस समय ग्रेट ब्रिटेन एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र था और जर्मनी के उद्योग ब्रिटेन के विकसित अनुभवी तथा स्थापित उद्योगों से कॉम्पिटिशन करने में असमर्थ थे। लिस्ट ने यह माना कि बिना औद्योगिकरण किए कोई राष्ट्र आधुनिक नहीं बन सकता। उनके अनुसार फैक्ट्रियाँ, विनिर्माण था, स्थानीय स्वतंत्रता, बुद्धिमत्ता, कला, विज्ञान, घरेलू विदेशी व्यापार, नौ परिवहन तथा यातायात में सुधार, संस्कृति और राजनीतिक सत्ता के माताएं बच्चे होते हैं। लिस्ट ने तर्क दिया कि इंग्लैंड के लिए स्वतंत्र व्यापार ठीक है क्योंकि वह पहले से पूर्णतः विकसित है, किंतु युवा तथा उभरती जर्मनी उद्योगों के लिए प्रशुल्क अनिवार्य है। लिस्ट के इस तथ्यात्मक तर्क के आधार पर शिशु उद्योग तर्क को सर्वमान्य स्वीकृति मिल गई। यहाँ तक कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जेएस मिल ने भी अपने आर्थिक विचारों से स्वीकृति प्रदान की। फलतः लिस्ट को शिशु उद्योग तर्क के आधार पर संरक्षण मांग प्रथम प्रवर्तक के रूप में ही जाना जाता है। यानी इसने जबरदस्त पक्ष लिया लिस्ट ने। जर्मनी और इंग्लैंड का अपने उदाहरण सामने है। इंग्लैंड शुद्ध में विकसित देश था, जर्मनी नव के उद्योग अभी जन्म हुआ था और वो शिशु ही थे, तो उनसे कंपटीशन करने के लिए उन्होंने जर्मनी के उद्योगों को संरक्षण देने की वकालत की। लिस्ट इस वजह से लिस्ट को संरक्षण का प्रथम प्रवर्तक के रूप में अर्थशास्त्री याद करते हैं, मानते हैं।
अगला पॉइंट है बेरोजगारी और प्रशुल्क। अत्यक्ष रूप में प्रशुल्कों को अविस्फीति या संकुचन के समय घरेलू बाजार वृद्धि का एक बहुत प्रभावशाली कदम माना गया है। संरक्षण रोजगार बढ़ाता है क्योंकि वह आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करता है और मांग को घरेलू उत्पादन की ओर धकेलता है। पिछले रेखा चित्र में भी सब स्पष्ट किया है। प्रशुल्क के कारण घरेलू उत्पादन में वृद्धि होती है। जैसे ही घरेलू मांग में वृद्धि होती है, उद्योग अधिक श्रमिकों को रोजगार देंगे, जिसमें बेरोजगारी में कमी आएगी। इसे भिखारी मेरा पड़ोसी नीति बिगाड़ नेबर पॉलिसी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रशुल्क के कारण घरेलू मांग में वृद्धि दूसरे राष्ट्र के उत्पादन और रोजगार में कमी के रूप में होती है। यद्यपि रोजगार सृजन के लिए प्रशुल्क का अनेक उदार अर्थशास्त्री लिबरल इकोनॉमिक्स जैसे समसाधन उचित उपाय नहीं माना। उनके अनुसार सरकार राजकोषीय नीति तथा मौद्रिक नीति, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी का अधिक कारगर उपयोग करके उच्च रोजगार, कार्यकुशलता और स्थिर कीमतों को प्राप्त कर सकती है। लेकिन कुछ राष्ट्र हैं जो सीधे सीधे ही प्रशुल्क लगा के अपने यहाँ रोजगार को बढ़ाते हैं और इनकम को और मजदूरियों को बढ़ाते हैं। रोजगार में वृद्धि का तर्क हम घरेलू उत्पादन वृद्धि, बाजार का विस्तार आदि के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, क्योंकि जब घरेलू मांग बढ़ेगी तो प्रशुल्क के कारण आयात में कमी आएगी। तब बढ़ी हुई घरेलू मांग की पूर्ति घरेलू उत्पादों को बढ़ाने से भी होगी और घरेलू उत्पादन में वृद्धि तभी संभव होती है जब रोजगार में वृद्धि हो। इस प्रकार प्रशुल्क घरेलू रोजगार के साथ साथ घरेलू उत्पादन में वृद्धि को संभव बनाता है। सरकारी राजस्व तथा प्रशुल्क, गवर्नमेंट रेवेन्यू और टैरिफ, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है। जैसा कि प्रारंभ में बताया गया है कि क्लासिक अर्थशास्त्र ने प्रशुल्क को सरकारी राजस्व प्राप्ति के बड़े स्रोत के रूप में स्वीकार किया और मिलता भी है। रेखा चित्र में हमने भी पहले बता चुका था पिछले वीडियो में भी किस प्रकार ये फायदेमंद होता है। तो अर्थशास्त्री ये तर्क देते हैं कि प्रशुल्क की दर जितनी अधिक ऊंची हो, इतनी ऊंची भी नहीं होनी चाहिए कि वह व्यापार को ही समाप्त कर दें। यहाँ जहाँ तक संभव हो प्रशुल्क की दर सामान्य में नीचे होनी चाहिए ताकि उपभोक्ता उसका भार वहन कर सके, किंतु ऐसा भी न हो कि वे घरेलू उद्योगों को पराजित बना दे। अनेक राष्ट्रों ने अन्य घरेलू उद्योगों को शिशु उद्योग के नाम पर लगातार लंबे समय तक प्रशुल्कों तथा अन्य प्रतिबंधों से संरक्षण दिया, जो अंतर न केवल बीमार हो गए अपितु सरकार के लिए बोझ बन गए। दूसरी ओर प्रशुल्क नहीं लगाए जाने चाहिए कि वे सरकार के लिए राजस्व का लगातार लंबे समय तक राजस्व प्राप्ति का स्रोत न बन जाए और सरकार उन पर निर्भर रहने लग जाए। इसलिए जगदीश भगवती तथा अन्य अर्थशास्त्री ने यह तर्क दे दिया कि विभिन्न व्यापार करने वाले राष्ट्रों को अपनी संरक्षणवादी नीति, प्रोटेक्शन पॉलिसी, खासकर प्रशुल्क और गैर प्रशुल्कों को अपनी संरक्षणवादी नीति का परीक्षण करते रहना चाहिए और समय व आवश्यकतानुसार उनमें कमी या समाप्त करने के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र व्यापारी वैश्विक व्यापार के लाभों को अधिकतम करने में सक्षम होता है। तो ये बहुत सारे जो तर्क है कि संरक्षण के पक्ष में कि हमको संरक्षण के वाली नीति अपनानी चाहिए। नंबर एक मोस्ट चीज़ बताता है, एक तो इससे गवर्नमेंट को राजस्व प्राप्त हो जाता है, हाँ मिलता है राजस्व। और सेकेंड, ऐसे उद्योग जो उद्योग अभी जन्म लिए हैं, छोटे हैं, वो बड़े उद्योग को सामने नहीं कर सकते, उनके लिए व्यापार शर्तों को भी अनुकूल कर सकता है। सस्ते विदेशी श्रमिकों से रक्षा हो जाती है। नेशनल सुरक्षा भी एक पॉइंट हो सकता है कि मान लो हम सुरक्षा से संबंधित वस्तुओं के लिए या हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर हो, जब अटैक की स्थिति आए, युद्ध की स्थिति आए तो वो मना कर दें। तो जब देश ही नहीं बचेगा तो फिर क्या हो जाएगी, स्थिति ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इस संरक्षण के पक्ष में बहुत सारे तर्क हैं। आगे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे विदेशी विनिमय बाजार, एक्सचेंज रेट के बारे में क्या होता है। धन्यवाद।